Hello everyone, good morning and not so good morning, good afternoon and hope you will be fine. मैं सुनील सर आप सबका स्वागत करता हूं रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे. As you know that this is history class ancient India and let's start the class. मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे बेटा, कुशल होंगे. पेज 1. GS Foundation course. डेट आज का क्या है बेटा? एज यू नो दैट आज 14th of September 2022 है. जैसा कि आपको मालूम है आज आज हिंदी दिवस है. सब्जेक्ट हमारा है हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया. और एंशिएंट इंडिया में संगम एरा, संगम एरा का टाइमिंग आप लोग को मालूम ही है. हम गोइंग ऑन थे और गोइंग ऑन है. ये सेकेंड क्लास है. इस टॉपिक पे ये सेकेंड क्लास है. इस पे हम लोग बात करेंगे. तो अब क्या क्या है यहाँ? तो लास्ट जो हमने पढ़ाया था वो बताया था कि थर्ड जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बारे में बात कर रहे थे. द्वितीय संगम हो गया था, तृतीय संगम की बात की थी. 1850 वर्ष चला था. 49 किंग्स थे बेटा. और हमने कहा था कि इसमें जो है कुछ विद्वान भाग लिए थे, तो उसमें कुछ विद्वान जो हैं उनके नाम लेंगे. तो हम बात कर रहे थे थर्ड संगम की. थर्ड संगम बेटा कहाँ हुआ था? तो हमने कहा नॉर्थ मदुरा. मदुरा नहीं लिखागा तो मदुरई लिखेगा, एक ही बात है. ये भी राजधानी थी, बताया था. किसका? कैपिटल ऑफ पांड्य. पांड्य राज का कैपिटल था, पता है. और हमने कहा था कि कितने, तो 49 किंग्स क्या थे? स्पॉन्सर्ड. ठीक है. अब सवाल है कितने वर्ष चला रन? 1850 ईयर्स रन. चेयरमैन की बात होगी तो चेयरमैन कौन थे? बताया था ना, नक्कीरर. नक्कीरर के बारे में बताया था. अब है अदर्स स्कॉलर. बेटा कुछ अन्य विद्वान कौन कौन थे? तो एक शीतलय सत्नार थे, एक पर्नर थे, कपिलर थे. जैसे एक विद्वान का नाम था शीतलय सत्नार. ठीक है. एक दूसरे विद्वान का नाम है बेटा पर्नर. तीसरे विद्वान का नाम कपिलर. ये सब बहुत सारी पुस्तकें लिखी इसीलिए. और एक था इरैनार, नाम सुना है? चौथा इरैनार. ये इस समय के कुछ विद्वान हैं जिनका नाम आता है इरैनार. तो ये भी समझ गए. अच्छा, यहीं पर एक विद्वान है, कवि है, उसके ऊपर सवाल आएगा. उसको हम स्पेशलाइज करेंगे दूसरे कलर से. ध्यान देंगे बेटा. एक पोएट थे, कवि, उनका नाम था उग्र. एक्चुअली ही वॉज
किंग। ये जो थे बेटा ऑलरेडी राजा थे पांड्य वंश के। तो एक पोएट थे जिनका नाम था उग्र, ही वॉज किंग ऑफ पांड्या, पांड्य वंश। तो ध्यान में रखना है वह पांड्य राजा कौन था संगम काल का, जो एक महान कवि था, जो तीसरी संगति में भाग लिया था, एज ए स्पॉन्सर किंग भी था और एज ए पोएट भी भाग लिया था। उसका नाम क्या था? उग्र। तो याद रखिएगा हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? उग्र नाम का राजा। ये हॉट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो ये ध्यान में रखना है। पॉइंट क्लियर? चलिए अब हम जो बात करेंगे इस समय के 5 महाकाव्य पे, अब लिटरेचर पे आ जाते हैं। पेज नंबर 1 फिनिश्ड हो गया है बेटा। आप आदेश दें तो मैं आगे बढ़ूं। बेटा मेरी तस्वीर वहां से हटाइए। सर 1 मिनट हट जाओ। हाँ लिखिए बेटा। तीसरी संगति है ये, आई मीन संगम है। ये उत्तरी मदुरा, अब जो पांड्य की राजधानी थी वहाँ हुई। 49 राजाओं ने इसे संरक्षण प्रदान किया। ये 1850 वर्ष तक चला था। इसके अध्यक्ष नक्कीरर थे और कुछ विद्वान जो इस सभा में मौजूद थे, शीतलय शतनार, परनर, कपिलर, इरैनार थे। एक पांड्य राजा था जिसका नाम उग्र था, वह भी एक कवि। क्वेश्चन है। हाँ बेटा पूछिए। जैसे आपने ये लिखा है ना कि संगम का एरा है जो वो 300 बीसी से 600 एडी तक है। हाँ तो सर ये 1850 तक चला, मतलब ये नहीं समझ आया। संगम देखिए इस पीरियड की सारी कहानी है और इस पीरियड में जो कुछ भी लिटरेचर मिला है वो बताता है उससे पहले का समय क्या क्या था। तो ये जो 3 संगम की बात होती है वो इस टाइम के संगम काल की किताब में उल्लेखित है कि ये इतने साल चला। जैसे मैं आप बताता हूं, ध्यान देंगे ये क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं। वैदिक काल के लिखे हुए एक भी वैदिक ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ये जितने भी आज वैदिक ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं वो गुप्त काल में लिखी हुई है। तो लिखी है गुप्त काल में और वो जो लिखा है वो बता रहा है कि ऐसा था। जैसे मैं अभी हूं, हम 20वीं सदी और 21वीं सदी में हैं, पर हम 18वीं सदी की बात आज एक किताब में लिख रहे हैं। तो सुनील सर द्वारा लिखित 1999 की किताब से यह हमें पता चलता है कि 18वीं सदी में यह बात थी। तो वैसे ही बेटा संगम काल के ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें पता चलता है कि 3 संगम का आयोजन हुआ था जो इतने इतने वर्ष चला। तो बेटा आप समझ में आई बात? जी सर। गुड। आगे बढ़ूं? यस सर। गुड। पेज नंबर 2 पे आइए। अब जो है बेटा हम बात करेंगे एक बुक की। आप बुक्स भी लिख सकते हैं या एपिक्स। पुराने ग्रंथों को हम एपिक्स कहते हैं, पुराने पुस्तकों को एपिक्स कहते हैं। तो संगम काल की किताबें यानी लिटरेचर की बात हो रही है। संगम काल के लिटरेचर साहित्य की बात हो रही है। तो साहित्य में हम देखते हैं 6-7 किताबों का जिक्र करेंगे, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले एक किताब उठाते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, कौन सी किताब? तो हम कहते हैं तोलकाप्पियम। हिंदी में भी लिखा जाएगा तो यही नाउन है, तोलकाप्पियम। ये किताब, इसके राइटर का नाम आगे लिखेंगे तोलकाप्पियर। हिंदी में भी वही लिखा जाएगा तोलकाप्पियर। ये राइटर है।
ये तो याद है ना आपको, ये कौन से संगम में किताब लिखी गई थी? तो थर्ड संगम में, नहीं, ये वाली किताब याद करिए, सेकंड तो ये संगम। सेकंड में, हाँ हाँ, फर्स्ट में एक ही किताब परिपादल जो सिर्फ रेफरेंस देता है, और सेकंड के किताब कई हैं, वही सब सेकंड का ही लिखा जा रहा है अब। तो याद रखिएगा ये। अब इस किताब के बारे में समझिए क्या सवाल आते हैं। बेटा जो मैं पढ़ाता हूं ना, टू दी पॉइंट है, आप देखिएगा एज इट इज सवाल आएंगे, तो याद रखिएगा। बुक का नाम क्लियर है, ठीक है। लैंग्वेज आपको पहले ही बता दिया हूं, सारे के लैंग्वेज संस्कृत हैं। और बेटा मैंने ये भी बता दिया कि लिपि क्या थी बेटा, ग्रंथि, ये भी बताया हुआ है। तो तोलकाप्पियम भी संस्कृत में लिखा है, ग्रंथि लिपि में लिखा हुआ है, लिखने वाले का नाम सामने में है, ये राइटर है। अब आइए सवाल, किस शैली में लिखा है? तो हम कहेंगे सूत्रवर्ष, सूत्रवर्ष। बेटा वर्ष इंग्लिश का शब्द है, इसका अर्थ है शैली, यानी यह किताब सूत्र शैली में लिखी है। पुराने ज़माने में बेटा याद रखिएगा किताबें गद्य के हिसाब से, ठीक है, प्रोज वर्ब में नहीं लिखी जाती, पोएट्री फॉर्म में लिखी जाती, सूत्र के हिसाब से। ठीक। दूसरा सवाल है कि इसका विषय क्या है? तो याद रखिएगा इसका विषय तो व्याकरण है, ये ग्रामर। इसका अलावा इसमें क्या है? सोसाइटी। इसमें और क्या है? पॉलिटिक्स। और क्या है? इकोनॉमी। इन सभी चीजों का उस टाइम में जो कुछ भी होता था सब का वर्णन है, हर चीज का, और सो ऑन, सब का वर्णन है। अब होता है कंपेयर विद। सीधा पूछेगा बेटा इस किताब की तुलना हम किससे करते हैं? तो तोलकाप्पियम की तुलना किससे होती है? अर्थशास्त्र। बहुत सिंपल, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी उससे इसकी तुलना होती है, यह भी पॉइंट क्लियर। अब अगला सवाल है, क्या कोई और किताब है जो इससे तुलना हो? तो विजयनगर के राजा एक किताब लिखे थे, याद है बेटा? राजा कृष्णदेव राय ने किताब लिखी थी, कोई बात नहीं। अब ध्यान देंगे, ये तुलना हो गया, खत्म कहानी। अब अगले पॉइंट में ध्यान देंगे, ये हुआ इस किताब के बारे में। सूत्र शैली में लिखा है, इसके ये विषय हैं, इसकी तुलना अर्थशास्त्र से होती है, क्योंकि इसमें भी वो तमाम चीज़ें जो अर्थशास्त्र में हैं, बहुत सारे विषय का वर्णन इसमें है, राजा वाजा, खजाना उजाना, कोश वोश, सब कुछ का वर्णन है। तो इसीलिए अब आइए इस एक किताब को जाने दीजिए। अब बुक एक हो गया, अब आते हैं अगली किताब, जिसको कहते हैं 5 महाकाव्य ऑफ तमिल लिटरेचर, यानी तमिल साहित्य के 5 महाकाव्य। बेटा महाकाव्य को हम लोग क्या कहते हैं? एपिक। तो बेटा तमिल क्यों कह रहे हैं सर, संस्कृत क्यों नहीं कहा? तो बेटा वो एरिया जो है तमिलकम प्रदेश कहलाता है ना, जहां ये एरिया है आज, उसको क्या कहते हैं आज भी? तमिलकम। जहां तमिल पीपल रहते हैं, तमिलकम प्रदेश। तो इस आधार पर ये रीजनल नेम है इसका, तमिलकम प्रदेश। तभी तो कहते हैं तमिलनाडु, तमिलों का देश। नाडु का मतलब देश होता है, हाँ, तमिलनाडु मतलब देश, तमिल का देश, तमिलकम प्रदेश। तो 5 महाकाव्य की अब बात होगी। इसमें सबसे पहले ले लीजिए नंबर 1, इसका नाम है शिल्पकादिकारम। शिल्पकादि, हाँ। और बेटा याद रखेंगे सबसे ज्यादा संगम काल के लिटरेचर पे सवाल आते हैं। शिल्पकादिकारम, बेटा हिंदी में भी हम यही शब्द लिखेंगे, शिल्पकादिकारम। इसका अर्थ पूछेगा, नुपुर की कहानी,
नुपुर को हम लोग पायल कहते हैं, इंग्लिश में एंकलेट कहते हैं। हाँ, नुपुर ही होता है ना, पायल। अब देख लीजिए, बड़ी मात्रा होगी या छोटी, नुपुर बड़ी मात्रा होगी, ये लीजिए, ठीक है। नुपुर की कहानी। बेटा नुपुर को साउथ इंडिया में एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, पद, ठीक है, गंग, पदगंग, यानी जो पांव में जो पहनते हैं ना मोटी मोटी हंसली की तरह गोल गोल भारी, उसको गंग कहा जाता है, पदगंग। तो पदगंग लिख दे या नुपुर लिख दे, एक ही बात है, उसके लिए कोई घबराना नहीं। तो यही शब्द है, चाहे आप रोमन लिखिए या कोई भी। तो शिल्प कादिकारम का अर्थ कई बार पूछ चुका है, यह पॉइंट क्लियर हो गया। अब पूछेगा रिटेन बाय होम, रिटेन बाय होम, ये किसने लिखा, ये पूछेगा। तो आप भी जानते हैं इसका राइटर कौन है बेटा, इलंगो आदिगल। इलंगो आदिगल, ये लिखा। चलिए, राइटर हो गया, ये हो गया। अब कैरेक्टर के ऊपर आएंगे हम, पेज बदलेंगे, आपका इशारा होगा फिर हम पेज बदलेंगे। सर लिख लिया। ओके, अब इसके पात्र, कैरेक्टर, इसके कैरेक्टर कौन कौन है तो देखिएगा। एक कैरेक्टर है कोवलन, ये क्या है तो पैडी ट्रेडर है, धान का व्यापारी। ये धान, साउथ इंडिया में गेहूं तो होता नहीं है, धान, तो धान का व्यापारी था। चलिए एक। अब एक दूसरा कैरेक्टर है, इसकी पत्नी है कन्नगी, नाम सुना है कभी? जी सर, कन्नगी। कन्नगी जो है वाइफ ऑफ कोवलम। तो ये वही वाली है ना जो एनसीईआरटी में दे रहे हैं? हाँ, वही है। तो कन्नगी इसकी पत्नी है, ठीक है। अब आइए, एक तीसरी कैरेक्टर इसमें आती है जिसका नाम है माधवी, नाम सुना? जी सर, जो इसकी ये गणिका है, एक गणिका थी अपने ज़माने की। और चौथा जो है, माधवी और कोवलन से एक बच्चा होता है जिसका नाम है मनी मैखले, बिटिया है। मनी मैखले। पांचवा एक कैरेक्टर है किंग, बेटी है ना? हाँ, किंग नेडियोन। नेडियोन का अर्थ है लॉन्ग मैन, मतलब लंबा आदमी, ये बहुत लंबा था नेडियोन। और मनी मैखले क्या है? डॉटर, डॉटर ऑफ कोवलन कम माधवी। तो ये देख लिया। किंग का नाम बता दो। अब माधवी जो गणिका है वो लवर है, हाँ, लवर ऑफ कोवलन। चलिए, और कन्नगी जो है एक बहुत पतिव्रता नारी है, ये पतिव्रता नारी, इसका ये खासियत है। और किंग नेडियोन है, और जो प्लेस है पांड्यराज, पांड्य किंगडम है। अब मैं कहानी को बताता हूं, शॉर्ट में ही बताता हूं, जितनी जरूरत है उसी के हिसाब से। सभी लोग सुनिएगा। ये लिख लिया, तब मैं सामने आ जाऊंगा, बताऊंगा। पहले आप इसको जल्दी से ओके जी सर, जी सर। ठीक है, सुनिएगा। पांड्य राज्य में कोवलन नाम का एक धान का व्यापारी रहता था। वह अविवाहित था। समय के साथ उसकी शादी
कनगी नाम की एक स्त्री से हुई जो बहुत ही संस्कारवान स्त्री थी। दोनों समय के साथ गांव में रहें और जब कुछ वक्त गुजर गया तो कन्नगी ने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें अपना परिवार बढ़ाना चाहिए, अतः अब अपना व्यापार का कार्य फिर से आरंभ करिए। व्यापार के लिए पूंजी की कमी थी, अतः कन्नगी ने अपने पांव का एक नुपुर पायल जो है उतार कर दी, जो स्वर्ण आभूषण था, गोल्ड का था, और कहा कि जाइए आप मदुरा जाइए, यानी राजधानी जाइए, वहीं पर इसे सुनार को बेच दीजिएगा, इससे जो रकम आएगा उससे व्यापार आरंभ करिएगा ताकि हम लोग का परिवार आगे बढ़ेगा, जीवन चलेगा। और ये गांव में ही रही और एक अच्छे पतिव्रता नारी की तरह रही। कोवलन जो है समय के साथ मदुरई गया या मदुरा गया और वहां पर एक गणिका के यहाँ गया। मुझे शांति चाहिए थोड़ी सी। यहाँ भी एक पंखा चल रहा है ना, हाथ में पंखा नहीं मिली शांति आपको? बढ़ो बेटा। ठीक है। ओके, तो वह जो है वहाँ उस गणिका के कोठी पे गया और फिर थोड़ा सा नृत्य संगीत में रम गया। और समय के साथ वो गणिका जो माधवी थी उसके साथ उसकी मोहब्बत हो गई और दोनों से जन्म ली मणि मैखले नाम की एक पुत्री। चूँकि वो गणिका थी, तवायफ थी, या कह लीजिए रखैल थी, पैरामौर थी, बहुत सारे सबके नाम होते हैं। भोजपुरी में पतोरिया कहते हैं, हिंदी में रखैल कहते हैं, उपपत्नी कहते हैं, बहुत सारे इस सब के नाम हैं। लेट इट गो। आजकल लिव इन रिलेशन चल रहा है तो लिव इन रिलेशन ही समझ लीजिए जो भी था। अब क्या होता है, चूँकि एक वो वेश्या है, गणिका है, और वो अब माँ बन गई है, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि जब कोई भी स्त्री कितनी भी अपनी शरीर ही बेच के खाती हो, रूप जीवा ही हो, कोई हर्ज नहीं। याद रखिएगा, ऐसी स्त्री को मौर्य काल में रूप जीवा कहते हैं, जो अपने रूप और आकर्षण के दम पर अपनी जीविका चलाती है, उसको रूप जीवा कहते हैं। जैसे आज पूरा का पूरा जो मोस्टली हॉलीवुड बॉलीवुड सब है, मोस्टली रूप जीवा है। कला तो सब कर लेते हैं, गृहस्थी अपने आप में एक सबसे बड़ी कला है, उसी का नकल करते हैं और वो लोग अपने रूप यौवन पे जीती हैं। लेट इट गो, ध्यान देना है। तो अब उसके दिमाग में जैसे ही वो माँ बन गई तो माँ का जो भाव है वो प्रबल हो उठा और माधवी जो है वेश्यावृत्ति का त्याग कर दी और वो गृहस्थी भी नहीं बसाना चाहती, कोवलन के साथ भी नहीं। वो अपनी अब इस बेटी को जो है बौद्ध धर्म की तरफ कहते हैं कि झुकाव हो गया, लेकिन बहुत सारी किताबों ने लिखा कि जैन धर्म की तरफ झुकाव हो गया। तो जैन धर्म का प्रभाव उस पर पड़ा और वो समय के साथ एक साध्वी बन गई, अपनी बेटी को लेकर उपवन में चली गई और साध्वी का जीवन व्यतीत करने लगी माधवी, और उसी के साथ मणि मैखले बिटिया रहने लगी। ये कहानी है। अब आइए, अब कोवलन को जाके धक्का लगा, और धक्का क्या, अब समझ में आया। और कोवलन जो है अब जाकर के उस पदगंग को, एंकलेट को, एक सुनार के यहाँ जाता है बेचने के लिए, ताकि अब हम व्यापार वाणिज्य करें। अब ये सुनार के पास जाता है तो सुनार के पास ऑलरेडी राजा नेडियोन की पत्नी, यानी उस राज की महारानी के ऐसा ही हेम, मतलब हूबहू एक पदगंग एंकलेट मरम्मत के लिए आया था, मेंडिंग के लिए। तो उसके मन में पाप आ गया, सुनार के मन में, और सुनार ने इसको कह दिया कि ठीक है आना, पैसा ले जाना। लेकिन सुनार ने खबर कर दी राजा को कि जो खो गया था पदगंग रानी का वो मिल गया है, चोर पकड़ा गया है। और इस तरह से कोवलन को राज दरबार में उपस्थित किया गया और सभी लोग उस पर आरोप लगा के फाइनली कोवलन को फांसी दे दी गई। तो कोवलन इस पदगंग के चक्कर में फांसी पर चला गया। समय के साथ व्यापारियों के माध्यम से कन्नगी को गांव में ये पता चला कि कोवलन के साथ ऐसी बातें हुई हैं। अब वो एक पतिव्रता नारी थी और वह अपने पति के संदर्भ में न्याय पाने के लिए वह राजा नेडियोन के दरबार में उपस्थित हुई मदुरई में, और अपनी दलीलें दी और अपने दूसरे जो टांग में एंकलेट पहनी थी वो दिखाई कि ये सारी राम कहानी है और मैंने अपने पति को दिए थे, मेरा पति चोर नहीं हो सकता। ये सारी बातें हुई और बाद में खोजबीन हुई तो पता चल गया कि सुनार ही चोर है। उसके मन में पाप आ गया था तो सुनार को फांसी दे दी गई। लेकिन इससे भी जो कन्नगी है वो शांत नहीं हुई और कन्नगी को जस्टिस चाहिए। कहा मेरा पति कौन लौटाएगा,
उसके लिए नेडियोन क्षमा मांगा, लेकिन नहीं, ये बहुत उग्र हो चुकी थी और कहा जाता है, जो कहानी में है बेटा, बहुत उग्र हो चुकी थी। एंड फाइनली वह जो है आवेश में आकर के उस राज्य को श्राप दी कि अगर मैं पतिव्रता नारी हूं तो ये राज्य मेरे श्राप से धू धू कर जल जाए, ऐसे अनिष्ट राज्य का समाप्त होना ही उचित है। और कहते हैं कि वो अपना स्तन फाड़कर फेंक दी, मतलब सौंदर्य से समाप्ति, ये मतलब हुआ। स्तन फाड़कर फेंक दी और उस राज्य का या महल का 3 चक्कर लगाई और ये श्राप दे दी, और कहते हैं कि राज्य धू धू कर जल उठा। नेडियोन क्षमा याचना किया पर कुछ नहीं हुआ, और नेडियोन भी फांसी लगा के मर गया, इसलिए कि अपनी आत्मग्लानि से कि मैंने गलत फैसला दे दिया। तो वो भी 1 साल के बाद मर गया था। याद रहे, जब ये देखा कि नगर के लोग सब त्राहिमाम कर रहे हैं तो कहते इंद्र भगवान अवतरित हुए और कन्नगी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि हे पतिव्रता नारी, हम जानते हैं आपको तकलीफ़ है, आप अपना ये श्राप वापस ले लीजिए, ये पूरी प्रजा भुगत रही है। बोले कि नहीं, अंततः जो है मनाए कि चलिए हम आपके पति के पास जिंदा आपको ले चलते हैं स्वर्गलोक में, वहाँ आप पति के साथ रहेंगे। तब जा कर के जो है ये अपने श्राप को वापस ली और फिर अधजला सा रह गया ये शहर, ये मिट्टी, ये जंगल झाड़, और ये फिर इंद्र के साथ कोवलन से मिलने स्वर्ग चली गई। ये कहानी है। आप बता दूं कि ये जो इस तरह का प्रदेश है, आज भी जब आप बेटा कन्याकुमारी का दर्शन करके आगे बढ़ेंगे मदुरई की ओर, तो बीच में एक क्षेत्र आता है लगभग 30 किलोमीटर का, समंदर के किनारे किनारे। वहाँ पर देखिएगा, नागरहोल जगह है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, वहाँ पर देखिएगा वहाँ की ज़मीन थोड़ा पठारी है, समंदर का किनारा है, घास भी ढंग से नहीं है, ताड़ के पेड़ हैं वो भी अधजले, खजूर के पेड़ हैं अधजले, और ऐसे लगेगा आपको उस एरिया को देख के कि लगता है यहाँ पे आग लगी होगी कभी, ऐसे ये आज भी ऐसा फील होता है वहाँ अगर जाएंगे तो। मैं चूँकि मेरा नानी गाँव, मेरा ननिहाल केरला है और मैं यहाँ हर साल जाता हूँ, तो इन सब जगहों पर जाता हूँ। तो ये टैक्सी ड्राइवर आपको एक कहानी सुनाना शुरू करेगा इस जगह के बारे में, उससे पहले मैं ही उसको सारा कहानी सुना दिया। उसको भी आश्चर्य लगा कि सर आपको कैसे पता, बोले कि मैं सर हूँ इसीलिए। तो ये है हकीकत। तो याद रखिएगा, कन्नगी कौन थी? एक पतिव्रता नारी थी। किस उपन्यास की पात्र है वो? तो शिल्पकादिकारम की पात्र है वो। कोवलन कौन था? कन्नगी का पति था, धान का व्यापारी था। किस राज्य में ये लोग रहते थे? समझ में आ गया। माधवी कौन थी? क्लियर है। मनी मैखले कौन थी? क्लियर है। तो ये कहानी है कि एक वेश्या भी समय के साथ जब माँ बनती है तो उसका माँ का भाव इतना प्रबल हो जाता है कि वो भी एक अलग जीवन जीना चाहती है, जबकि इन भोग विलास के जीवन का त्याग कर देती है। जैन धर्म के बढ़ते प्रसार को दिखाया गया है। ठीक है, इस कहानी का यहीं अंत करिए। शिल्पकादिकारम का अर्थ क्या है, ये सब बातें पूछेगी। इस पर टीवी सीरियल आज से लगभग 30 वर्ष पहले भी आ चुका है, और वो टीवी सीरियल भी हम देखे हुए जब हमारे घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी था वेस्टर्न का। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट, अब हमारा दूसरा है। तो बेटा अब कोवलन वाली बात हो गई, शिल्पकादिकारम की बात हो गई। अब हमारे पास बुक नंबर 3 है, लेकिन महाकाव्य के हिसाब से ये 2 है। महाकाव्य के हिसाब से दूसरा है, शिल्पकादिकारम। अब इसका नाम क्या है? बुक का नाम मनी मैखले। मनी मैखले का राइटर कौन है ये पूछेगा, तो कहेंगे शीतलय सतनार, ये राइटर है शीतलय सतनार। अब इसमें जो है कहानी जो है किसका है, तो इसका जो स्टोरी है बेटा ज़्यादा कुछ नहीं। इस स्टोरी में मनी मैखले है, एंड अ प्रिंस, एक राजकुमार है बेटा, ठीक है। और इस कहानी पर जैन धर्म का प्रभाव है, इम्पैक्ट ऑफ जैन धर्म। और बेटा एक और जो चीज़ है ध्यान देंगे, दिस बुक कंपेयर विद अभिज्ञान, ठीक है, नाम सुना है अभिज्ञान शकुंतलम? नहीं अभी नहीं। यस सर। क्या ये पूरा दिख रहा है?
नहीं तो मैं दूसरी जगह लिखूंगा। नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर दो। दिख रहा है ना अभिज्ञान शकुंतलम? नो सर। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ किताब का नाम। दिख रहा है सर। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। किसने लिखी है इस किताब को? नहीं। रिटेन बाय, कालिदास। हाँ, कालिदास, संस्कृत में लिखी हुई किताब है। इसमें आपको भी मालूम है शकुंतला नाम की लड़की है नहीं, दुष्यंत नाम का राजकुमार है। दोनों की प्रेम कहानी है, अंगूठी वाली। कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला पली बढ़ी थी, राजकुमार से मोहब्बत हो जाती है, शादी हो जाती है वगैरह वगैरह। तो याद रखिएगा यहाँ भी है, राजकुमार जो है मणि मैखले के पीछे रहता है, उसको पसंद आ गई है, वो कुटिया में आता जाता है, पीछे रहता है, शादी करना चाहता है, प्रेम करना चाहता है, पर मणि मैखले नकार देती है। यहाँ पे नकार देती है कि मुझे साध्वी बनना है माँ की तरह, मुझे ये गृहस्थी जीवन नहीं चाहिए, मुझे रानी नहीं बनना। तो यहाँ नकार देती है। जैन धर्म का प्रभाव दिखाता है इस स्टोरी पर। तो याद रखिएगा इसकी तुलना अभिज्ञान शकुंतलम से की जाती है। चलिए, 2 महाकाव्य फ्री। अब हम तीसरे महाकाव्य की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें नहीं होंगी पढ़ने के लिए, तो आप कहें तो मैं आगे बढ़ूँ। यस सर। पेज 4। अगला जो है उसमें एक बुक का नाम है जो तीसरे नंबर की किताब है, जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि जो है बेटा, ये किताब है, ठीक है, और इसे तिरुक्कदेवर नाम के व्यक्ति ने लिखा, ऐसा माना जाता है। तिरुक्कदेवर, रिटेन बाय तिरुक्कदेवर, या बहुत जगह याद रखिएगा थिरुक्कदेवर भी लिख देगा। साउथ इंडिया में त को TH से यूज किया जाता है, तो तिरुक्कदेवर ये राइटर है। ये कौन थे जनाब? तो ये एक जैन सेंट थे, एक जैन साधु थे, जैन धर्मी सन्यासी थे। उन्होंने ये किताब लिखी, जीवक चिंतामणि। और इसमें क्या है तो 8 विवाह है। ये एक विवाह गीत की तरह देखा जाता है, तो हम कहेंगे ये एक मैरिज एपिक है, विवाह मैरिज एपिक, यानी कहीं ना कहीं ये विवाह ग्रंथ इसको कह देते हैं, क्योंकि इसमें 8 विवाह के बारे में वर्णन है। क्या है समझिए। जीवक चिंतामणि नाम का एक राजा था, बहुत ही बड़ा संपूर्ण वैभवशाली राजा था। समय के साथ उसने एक नहीं 8 विवाह किए, पर इन सब के बावजूद भी इसका मन नहीं लगा। भोग विलास के जीवन से इतर वह एक साधु प्रवृत्ति में रम गया, और अंततः उसने राजपाट का त्याग करके एक जैन सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत किया। और इसमें विवाह के प्रकार बताए गए हैं। जैसे वैदिक काल में कितने विवाह के प्रकार थे बेटा? 8। तो यहां भी 8 प्रकार के विवाह की बात की जाती है। तो याद रखिएगा 8 टाइप ऑफ मैरिज। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत की किस पुस्तक में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है? जीवक चिंतामणि। अब आइए चौथे नंबर की जो किताब है, इसका नाम है बेटा वलय केशी, और इसकी तुलना कंपेयर विद इलियड। नाम सुना है इलियड बुक का नाम? रिटन बाय पोएट, ठीक है, होमर, ग्रीक।
बेटा यूनान का एक कवि था, उसका नाम था होमर। होमर ने 2 किताबें लिखी, एक का नाम है इलियड। तो वलय केशी की तुलना इलियड नाम के पुस्तक से की जाती है। और 5वां जो महाकाव्य है कुंडल केसी, कुंडल केशी की कंपेयर विद ओडेसी रिटेन बाय पोएट होमर ग्रीक। तो याद रखिएगा बेटा, मतलब निकल के आया इलियड और ओडेसी ग्रीक भाषा में लिखी, होमर के द्वारा लिखी प्राचीन भारत का ग्रंथ है इलियड और ओडेसी। तो इलियड का जो विषय है, ओडेसी का जो विषय है, वही विषय वलय केशी और कुंडल केशी का है। तो इसे तमिल साहित्य का इलियड ओडेसी कहते हैं। अबव बोथ ऑफ एपिक कंसीडर इलियड and Odyssey of Tamil literature. सॉरी, ये तो तमिल लिटरेचर का इसे इलियड और ओडेसी कहा जाता है। हॉट क्वेश्चन। तो अबव जो थे बेटा 5 महाकाव्य थे, ये ध्यान में रखिएगा, 5 महाकाव्य। यही 5 महाकाव्य के बारे में चर्चा होगी, ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए ये बात हो गई। अब हम आगे बात करेंगे उस समय की सोसाइटी कैसी थी, उस टाइम में इकोनॉमी कैसे चलती थी, क्या वर्ण व्यवस्था वहाँ भी थी, क्या कोई इंपॉर्टेंट कवियत्री थी जिसके बारे में चर्चा हो हमारे साहित्य में। हाँ, इन सब के ऊपर सवाल हैं जिस पे हम अब आगे बात करेंगे। तो आइए अब हम पॉलिटिकल पहले देखते हैं। ये तो आपने देख लिया, अब पॉलिटिकल स्टोरीज देखते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो क्या मैं आगे बढ़ूं? पेज 5। पेज 5 में हम बात करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ संगम एरा। तो बेटा हम अब राजनीतिक इतिहास संगम एरा का पढ़ने जा रहे हैं, ये ध्यान में रखना है हमें। राजनीतिक इतिहास, तो इसमें सबसे पहले ले लेते हैं चेर, ठीक है, किंगडम। जो चेर किंगडम है, चेर राज्य है, वह आज के केरला में है। 1 पॉइंट, ठीक है, चेर। ओके, अब आइए बेटा हम चेर राज्य के संदर्भ में देखें। तो यहां पर क्या देखेंगे? सिंबल, यानी स्टेट। सिंबल क्या है? तो चेर का सिंबल क्या था? धनुष, हाँ, बो। धनुष, 1 पॉइंट क्लियर हो गया। अब चेर राज्य के संदर्भ में हम देखें तो एक राजा का नाम लेते हैं, ठीक है। चेर राजा का नाम क्या है, उसके ऊपर सवाल होगा, ठीक है। आइए तो सबसे पहले देखते हैं इसका चेर राजा उदयन जेरल आदन, ऐसे इसका नाम है, उदयन चेरल आदन। और इसकी टाइमिंग हम देख रहे हैं 130 AD के आसपास ये रूल कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसको फाउंडर माना गया है। यानी बेटा आपसे पूछेगा संगम काल में चेर वंश का फाउंडर कौन था, तो हम कहेंगे उदयन चेरल आदन था जी। तो 1 पॉइंट क्लियर हो गया, उदयन चेरल। अब ध्यान दीजिएगा दूसरे नंबर का राजा कौन हुआ, तो कहते हैं उसको शेनु गुट्टवन।
घबराइएगा नहीं नाम पे, शेनु गुटवन। ये अगला राजा हुआ। देखते हैं ये 180 के आसपास इसे एक और नाम मिलता है लाल चेर। इसका एक और नाम है भल्ला चेर। कहने का मतलब है बहुत ही भले मानुष था। इसी का नाम है धर्मपरायण गुट्टवन। धर्मपरायण गुट्टवन, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? धर्मपरायण मतलब बड़ा धार्मिक था, रिलीजियस, यानी फेनोमेना, इसका जो फेनोमेना था रिलीजियस था, बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, ये बता रहा है, और बहुत भला था। तो ये है 180 के आसपास। तो इसकी टाइमिंग क्या है बेटा? 180, ठीक है, एडी के आसपास रूल कर रहा है ये चेर राजा। अच्छा, इसने क्या शुरुआत की? पत्नी पूजा, याद रखिएगा, इसी ने शुरुआत की। ही इनिशिएटेड, ध्यान देंगे, पत्नी पूजा। पत्नी पूजा इसका मतलब हुआ कन्नगी, कन्नगी वर्शिप। सबसे हॉट क्वेश्चन है ये, साउथ इंडिया। मेरी बात सुन पा रहे हैं आप लोग? आर यू एक्टिव? पिक्चर नहीं आ रही है सर। पिक्चर नहीं आ रही है? बच्चे कह रहे पिक्चर नहीं आ रही है, बोर्ड नहीं शो हो रहा है। बोर्ड नहीं शो रहा है। देखिए बेटा, बेटा थोड़ा सा प्लेस चेंज करके फिर देखिए, कहीं बोल रहे हैं। अब ठीक है। ठीक है, हाँ। तो ही इनिशिएटेड पत्नी पूजा। बेटा दक्षिण भारत के तमिलकम प्रदेशों में, इन्हीं सुदूर प्रदेशों में आज भी वाइफ की पूजा होती है, पत्नी की पूजा होती है। तो इसको पत्नी पूजा, क्योंकि कन्नगी बहुत ही पतिव्रता नारी थी, तो उसके सम्मान में वहाँ पत्नी की पूजा होती है, कि ये पत्नी ही होती है जो अपने पति का भाग्य तय कर लेती है। कहने का तात्पर्य है, भारत के उत्तर भारत में बेटा सती सावित्री याद है, जो अपने हस्बैंड का जान बचाई थी यमराज से, सावित्री। हाँ हाँ, तो ऐसे ही बेटा आज भी तो सावित्री की पूजा होती है ना। तो देखिए ऐसी पत्नी पूजा यानी कन्नगी की पूजा होती है। बहुत मंदिर हैं कन्नगी की, उसे देवी के रूप में पूजा जाता है, एज ए वाइफ, एज ए पत्नी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। और वैसे भी बेटा दक्षिण भारत हमारा जो है, एक्चुअली ये द्रविड़ हैं और सिंधु घाटी सभ्यता वाले ही वही हैं एक्चुअली। तो याद रखना है कि सिंधु घाटी वाले क्या थे? मैटरनल सोसाइटी, मातृ सत्तात्मक समाज। और आज भी दक्षिण भारत मातृ सत्तात्मक समाज है, महिलाओं का विशेष आदर है, यह हकीकत है। तो ध्यान में रखिएगा। तो पत्नी पूजा की शुरुआत शेनु गुट्टवन ने की थी। अब तीसरा एक राजा है बेटा इसी वंश में, जिसका नाम है, ठीक है, एरंजेरल इरमपोई। तो एरंजेरल इरमपोई, एरंजेरल इरमपुरोई, ये नाम है, ठीक है, एरंजेरल इरमपोई। ये एक राजा हुआ। ये 190 एडी के आसपास, इसकी टाइमिंग देखता हूं मैं, 190 एडी के आसपास रूल कर रहा है। इसने भी कोई काम किया? तो हाँ, इसके लिए सीधा पूछेगा सवाल, ऐसे होगा, संगम काल का या दक्षिण भारत का वह शासक कौन था जो दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की? कहा जाता है कि वह गन्ना स्वर्ग से लेकर आया था, यही है वो, ठीक है, एरंजेरल इरमपुरोई। तो इरमपोई ये क्या किया था? शुगर केन फार्मिंग। शुगर केन कहां से लाया था? ब्राउट फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से। और स्वर्ग का मतलब कुछ और नहीं, नॉर्थ इंडिया से है, हिमालय वाले क्षेत्र से है। तो कहते हैं नॉर्थ इंडिया में होता था गन्ने की खेती, यहाँ नहीं होती थी, तो वहाँ से लेकर आया, ऐसा कहते हैं। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसको ओके करिए। उसके बाद बेटा हम चोल राज्य में चलेंगे।
उसके बाद पांड्य में आएंगे। ये हो जाए ओके तो ओके करिए, तो फिर हम अगले पेज पर चलेंगे, पेज नंबर 6 की तरफ। ये जो शेनु गुटवन था ना, ये जामुन का जो बीज होता है ना, उसका माला बना के पहनता था, और खजूर का जो है वो मुकुट बनाता था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हाथी पर चढ़ के चलता था, बहुत सारी चीज़ें, कहानी है, लेकिन आपको सॉलिड चीज़ें जहाँ से सवाल आएंगे। चलिए, तो पेज नंबर 6 पे हम चले। पेज नंबर 6। अब हम बात करें चोल साम्राज्य की, यानी चोला किंगडम। बेटा चोल दो हैं, ये संगम काल के चोल हैं, और एक हम मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, राजेंद्र फर्स्ट, राजराजा फर्स्ट, विक्रम चोल वगैरह, तो वहाँ पे परांतक फर्स्ट, परांतक द्वितीय, तो वो हम पढ़ेंगे 9वीं सदी से। बीच में 400 साल का गैप होगा इस चोल और उस चोल के बीच में। ये एंशियंट इंडिया का है, वो मिडाइवल का है। तो चोला किंगडम, चोला किंगडम का हम देखें तो आज ये कहाँ पड़ेगा बेटा, तो हम कहेंगे साउथ आंध्र प्रदेश and as you know that Tamil Nadu नॉर्थ। तो ये बे ऑफ बंगाल की तरफ हो गया। अब चोला किंगडम का स्टेट सिंबल क्या था, तो चोलों का सिंबल क्या है, टाइगर है, टाइगर था इसका सिंबल, ये ध्यान में रखिएगा। अब हमारा है कि इसके बारे में क्या संदर्भ लें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सीधा देखते हैं इसका राजधानी क्या था, तो कैपिटल क्या था, तो ध्यान देंगे तंजावुर, इसी को आप कहते हैं तंजावुर, और इसी को कहते हैं तंजौर। कहाँ है ये, तमिलनाडु में है आज। तो बेटा थंजावुर, तंजौर या तंजावुर एक ही बात है, जो ओल्डेस्ट नेम है थंजावुर। तो याद रखिएगा, यहाँ का सिल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थंजावुरी सिल्क, इसी को साउथ इंडियन सिल्क कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। जब आप कहते हैं ना साउथ इंडियन सिल्क, तो ये तंजावुर की साड़ियाँ ही होती है। और याद रखें, बनारसी साड़ी जैसे नॉर्थ इंडिया के लिए फेमस है शादी वादी में, वैसे ही साउथ इंडिया में जो साड़ी रेशम के पहनती हैं महिलाएं, लड़कियां, वो थंजावुर सिल्क होता है, बहुत कॉस्टली होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए इसका शासक, फाउंडर के बारे में बात करेंगे। तो बेटा इसके फाउंडर के बारे में बात करें तो एक राजा है जिसका नाम है ठीक है, इलंजेत चेन्नी, इलंजेत चेन्नी। ये राजा का नाम है, इलतजेत चेन्नी। मैं आपको बता दूं, ये राजा कभी हारा नहीं। एक बार एक युद्ध लड़ा जिसमें एक तरफ ये इसका राज और एक तरफ 9 राजा थे, हरा दिया। एक बार युद्ध लड़ा जिसमें एक तरफ 11 राजाओं का ग्रुप और ये अकेला, हरा दिया। ये सब डिटेल आपसे नहीं पूछेगा उतना। तो ये बहुत ताकतवर किंग था, और इसी का बेटा होगा, ठीक है, जिसका नाम होगा, ठीक है। तो अच्छा, ये ध्यान रखें, इलंजेत चेन्नी को सुंदर रथ वाला भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए, तो इसको क्या कहते हैं, सुंदर रथ वाला, जिसका अर्थ है ब्यूटीफुल चैरियट किंग। इसके बड़े अच्छे अच्छे, उस टाइम में साउथ इंडिया में तो घोड़ा होता नहीं था, पर इसके पास अगर घोड़ा है तो देखने की चीज़ होती है, तो यही बात है। अब अगला पॉइंट बनता है कि करे काल, ये तो एक राजा हुआ। दूसरे नंबर का जो राजा है उसका नाम है ये
करय काल। बेटा करय काल जो है ये हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे। अब आइए करय, करय का मतलब होता है, ठीक है, काला। ठीक है, काला। काला क्या होता है? जला हुआ, जो जल जाए। और बेटा जो काल होता है ना, काल, काल मतलब होता है पैर, फुट, यानी पैर। तो इसका पैर जला हुआ था, कहते किसी एक्सीडेंट में इसका पाँव जल गया था, इसलिए इसका नाम करय काल, ये याद रखिएगा। अब ये क्या है, करय काल कब शासन कर रहा है? तो 190, टाइम इसका क्या है? 190 एडी के आसपास इसकी टाइमिंग दिख रही है। ठीक है, अब आइए करय काल के लिए, दी ग्रेटेस्ट किंग ऑफ संगम एरा। बेटा संगम काल के चारों वंशों में सबसे महान यानी महानतम शासक करय काल को माना जाता है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ संगम एरा, सबसे महान करय काल। एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये करय काल जो है क्या किया, तो याद रखिएगा, विक्ट्री ऑन नॉर्थ श्रीलंका एंड brought 60,000 slaves। बेटा इसने श्रीलंका पे यानी उत्तरी श्रीलंका पे आक्रमण किया, जीता, और वहां से 60,000 गुलामों को बंदी बनाकर ले आया, यानी युद्ध में जो हार गए उसको गुलाम बनाकर ले आया। पहले ऐसे ही होता था, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो पॉइंट क्लियर, बढ़ूं आगे। 6 के बाद 7, पेज 7। अब आइए, तो अब हम देखते हैं इसने और क्या किया। तो करय काल built a dam on कावेरी। कावेरी का एक्चुअल स्पेलिंग होता है CAUVERY। एक्चुअल स्पेलिंग ये है बेटा कावेरी, पर हम ऐसे ही लिख दिया कावेरी। तो करय काल बिल्ट ए डैम ऑन कावेरी रिवर, ठीक है, एट पुहार, that is also पुहार पोर्ट, पुहार बंदरगाह। तो पुहार एक जगह है, वहां पे पोर्ट भी डेवलप, पुहार पोर्ट, ठीक है, डेवलप्ड। तो करय काल ने ये जो 60,000 गुलाम को लेकर आया था, उससे अपने कावेरी नदी पर एक बांध बनवाया, सिंचाई के साधन तैयार किए और एक बंदरगाह शहर बसा दिया जिसका नाम था पुहार बंदरगाह। यह हॉट क्वेश्चन है, पूछता ही है, यह ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहां पर एक उत्सव शुरू हुआ, पहरुली उत्सव, पहरुली फेस्ट, सेलिब्रेट in the honor of इंद्रा गॉड। तो बेटा इंद्र भगवान के सम्मान में पुहार में एक फेस्ट की शुरुआत हुई जिसे कहते हैं पहरुली फेस्ट। पहरुली उत्सव पुहार में मनाई गई एट
पुहार। तो दैट इज वेरी, पुहार कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये है। अब जो करेकाल है बेटा, उसके पास जो कोई गेस्ट आता तो गेस्ट को छोड़ने के लिए वो अपने महल से नीचे उतर के 7 कदम चलता और फिर अपने सुंदर घोड़े वाले रथ पे उसको बैठा के उस व्यक्ति विशेष को अपने पायलट से कहता कि जाओ उनके घर छोड़ कर आओ। बड़ा ही मान सम्मान देने वाला व्यक्तित्व था। कहने का मतलब ये है, आज भी उसके नाम पर पुडुचेरी के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, यनाम, पुडुचेरी, करेकाल, माहे, तो करेकाल इसी के नाम पे तो है, पुडुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट करेकाल। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, यहाँ भी हो गई बात, पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं बेटा अगला क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना है कुल मिलाकर के अब करेकाल का पट्टिनपलई के लेखक को इसने क्या दिया तो समझिए, 1,60,000, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स, gifted to writer of पट्टिनपलई। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा? पट्टिनपलई, पट्टिनपलई, राइटर ऑफ पट्टिनपलई। तो पट्टिनपलई के लेखक, पलाया लिख गया, पट्टिनपलई ही लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। पट्टिनपलई के लेखक को 1,60,000 स्वर्ण मुद्राएं दी गिफ्ट के तौर पे। ये बड़ी अच्छी किताब है ऐसा माना जाता है, तो इसीलिए। ठीक है, अब आइए, सब समझ में आ गया। अब आ जाते हैं पांड्यराज के लिए बेटा। ठीक है, पांड्यराज। तो अब हम मोतियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध? पांड्यराज है ना? क्या बेटा? मोतियों के लिए कौन सा? पांड्यराज, पांड्यराज। तीसरा है पांड्यराज। पांड्यराज जो है ये हम कहेंगे साउथ तमिलनाडु। ठीक है, अब इसका जो सिंबल है, स्टेट सिंबल, वो क्या था? फिश, यानी मछली, मीन। तो ये हो गया पांड के लिए। अब आ जाइए, पांड के संदर्भ में जो बात होती है, पांडराज का प्रतीक हो गया। अब सवाल उठता है कि पांडराज में कोलची के तट पर क्या करते थे? तो पहले लिखा दिया था ना, मोती और मछली पकड़ते थे। तो याद रखिएगा, दी slaves of Pandya catching fish and picking pearl, pearl यानी मोती, picking मतलब चुनना, pearl, picking pearl on the sea coast ऑफ कोलची। यानी पांड्यराज के गुलाम समुद्र के तट पर, कोलची तट पर मोतियां चुनते और मछली पकड़ने का काम करवाते। इससे इतनी आय होती थी जिससे इसका एक बड़ा साधन था। और मालूम ही है इसका व्यापार किसके साथ होता था? रोमन ट्रेड। ये तो पहले ही बता दिया, इन सब के साथ बड़ा रोमन ट्रेड होता था। अब आइए, टाइम 2-3 मिनट लास्ट में हम बात कर लें आपसे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी रही। तो बेटा कल फिर चलेगी क्लास, नो डाउट, चीज़ें बहुत हैं और ये सारे रिलेवेंट हैं बेटा, कुछ भी इररिलेवेंट मैं नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको लगे कि ये बोझ हो गया वगैरह, ये सब कुछ भी नहीं। तो ये याद रखिएगा। नहीं, अभी बात करना है 2-3 मिनट। हाँ बेटा, आप लोग का कुछ पूछना हो, कोई बात हो, बताइए।